हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम सीजी टेट परीक्षा में जो डे शिफ्ट जो पेपर 2 था, जो 6 to 8 के लिए जो आयोजित की गई थी परीक्षा, उसमें मैथ्स के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पेपर का जो स्तर था मैं कहूँगा ईजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, कुछ टाइम टेकिंग थे, कैलकुलेटिव थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या भी ठीक ठाक थी। तो क्वेश्चन का जो स्तर था मेरे हिसाब से ऐसा था कि अगर जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करके जाएगा वह अच्छे से अच्छे लगभग 80% क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, अब 20% तो लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक था तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। यदि पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी, ये बराबर है 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक काम करते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। एसपी सीपी को ला लो नीचे और ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 40, 2 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, इसका मतलब सीपी कितना रेशियो हो गया 2 रेशियो, एसपी कितना रेशियो हो गया 3 रेशियो। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 में खरीदा 3 में बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ 1 का। ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ 1 का। हमेशा प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, तो सीपी पर होता है, सीपी पर परसेंट निकालना है तो हो गया ये 50%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहली बात, ट्रेन वाला कभी भी क्वेश्चन आए सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब लंबाई 600 मीटर है, कभी भी ट्रेन की लंबाई हो, सुरंग की लंबाई हो, हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दिशा में गतिमान है या अपोजिट दिशा में गतिमान है, इससे हम चाल को प्लस या माइनस करते हैं, लेकिन दूरी सदैव ऐड की जाती है। तो 600 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है और 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में, तो ये दोनों क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। ठीक है, समय कितना लगेगा हमको नहीं पता, निकालना है। और चाल दी गई है ट्रेन की कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और लंबाई 600 मीटर और 300 मीटर सुरंग की लंबाई, इसका मतलब क्या हुआ, मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 चौके 72, 5 चौके 20। ठीक है, तो ये 20 हो गया और यहाँ 600 और 300 900 हो गया। टी निकालना है तो 900 डिवाइड बाय 20 ये हो गया 45। तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 45 सेकेंड। ऑप्शन देख लो किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन। अगला है, रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है। रमेश और सुरेश 4:5 है, 4:5 है। 12 वर्ष पश्चात 5:6 हो जाएगा। 12 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, ये 5:6 हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। कई बार मैंने अपने वीडियोस में रिपीट भी किया है, बताया है। एज वाला जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, ये मेथड आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनता है और कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए ध्यान से, 6 चौके 24, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 चौके 24, 5 पंचे 25 और माइनस कर देना है। 25 माइनस 24 कितना आएगा, 1। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 6 चौके 24, 5 पंचे 25, 25 में 24 गया, 1 आ गया। क्लियर। सेम काम यहाँ, 12 छक्के 72, 12 पंचे 60, 72 और 60 का डिफरेंस, 72 और 60 का डिफरेंस कितना आ गया, 12। तो 1 रेशियो बराबर है यहाँ पर 12 वर्ष। ये लो 1 रेशियो बराबर 12 वर्ष हो गया। हमको बताना क्या था, सुरेश की वर्तमान आयु। सुरेश की वर्तमान आयु है 5 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 12 वर्ष, तो 5 रेशियो बराबर 12 × 5 मतलब कि 60 वर्ष। ये लो आंसर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीके हैं, जो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग टॉपिक में जो कि टाइम बचाते हैं।
पेपर में कन्फ्यूज़न से बचाते हैं हमें और आसानी से पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपको इन तरीक़ों को सीखना है और मैथ्स की अच्छी तैयारी करना है तो एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर में जाना है और भूपेन मिश्रा ऐप इंस्टॉल करना है। अभी आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होगी जिसमें हॉस्टल वार्डन है, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सभी विद्यार्थीगण। तो हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज है उसमें, जिसका प्राइस 299 है। उसमें आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। तो इस 10 टेस्ट में एक टेस्ट तो फ्री है, बाकी 9 टेस्ट पेड हैं। और अभी कूपन कोड अप्लाई करेंगे समर 24 अप्लाई करने पर आपको ये 299 का जो प्राइस है इसमें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैथ्स एंड रीजनिंग को अच्छे से बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स भी है मैथ्स एंड रीजनिंग का, 1499 प्राइस है। उसमें भी 30% आपको कम करके वो 1049 में मिल जाएगा। क्या करना है, सेम टू सेम काम, समर 24 का कूपन कोड अप्लाई करना है। इसके अलावा उसमें प्रयोगशाला परिचारक की टेस्ट सीरीज़ है, इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, ये टॉपिक वाइज मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ है, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। क्या करना है, भूपेन मिश्रा ऐप इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो ये जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का परिमाप 160 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज रोम्बस हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। परिमाप है 160। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई मान लो ये है आपका 30, मतलब ये पूरा का पूरा 60 है। अगर ये विकर्ण है समचतुर्भुज का तो ये पूरा का पूरा 60 है, तो ये होगा 30 और ये होगा 30। ठीक, परिमाप 160 है। समचतुर्भुज का परिमाप 160 है। समचतुर्भुज मतलब कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो सभी भुजाओं का योग 160 है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो अगर आपको एक भुजा की माप निकालना है तो 160 डिवाइड बाय 4 मतलब क्या हो जाएगा, 40। इसका मतलब ये वाली भुजा, कोई भी एक भुजा ले लो आप, ये हो गया 40। ठीक है, अब अगर मैं इस भुजा की गणना करना चाहता हूँ तो देखो ये समकोण बना रहा है, पाइथागोरस बिल्कुल लगेगा, अप्लाई होगा यहाँ पर, बिल्कुल होगा। तो देखिए कर्ण का वर्ग मतलब कि 40 का वर्ग, लंब का वर्ग, अब यहाँ लंब और आधार तो डिपेंड करता है एंगल पे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही तरफ है। और ये मैं ले लेता हूँ कुछ भी, यहाँ x मान लेता हूँ, चलो x स्क्वायर। तो ये 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुटअप कर दो, 40 प्लस 30 a प्लस बी, 40 माइनस 30 x स्क्वायर। 40 और 30 70, 40 में 30 गया 10 x स्क्वायर। अब देखो ये 7 गुणित 100 हो सकता है, ये x स्क्वायर। 100 का तन रूट हम जानते हैं 10 होता है, लेकिन 7 का जानते हैं क्या, नहीं पता, √7। तो ये हो गया x 10√7। तो ये जो माप हमने निकाले हैं ये 10√7, तो ये 10√7 है तो ये भी 10√7 होगा। ठीक है, टोटल कितनी भुजा, विकर्ण, दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है वो क्या प्राप्त होगी हमें, दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है वो 20√7 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंसे भी होंगे, कई बार अटेम्प्ट किए होंगे सॉल्व करने की। 20√7 दूसरा विकर्ण की लंबाई, पहले विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई थी, 60। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाला था, हाँ क्षेत्रफल निकालना था, क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 60 d2 20√7, 2 3 जा, अब ये 3 2 जा 6, 00 लगा लो, √7। 600√7 आना चाहिए करेक्ट आंसर, लेकिन 600√7 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, संभवतः यह क्वेश्चन विलोपित होगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मेंसुरेशन मैंने पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है। क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2l + b इंटू एच, 2l + b इंटू एच, ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि दिया है 216। कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है तथा ऊंचाई 4 मीटर है। ऊंचाई 4 मीटर है तो सीधे सीधे पहले तो ऊंचाई को 4 मीटर रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो l + b ये कितना हो जाएगा, 216 डिवाइड बाय 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 5 8 7 56, L + B = 27। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है। मान लो चौड़ाई जो है x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, तो 2x + x = 27, 3x = 27, x = 27/3, x = 9 आ गया। मतलब जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी हो गई 9, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 3 गुना, मतलब कि 27। ठीक है ना, कितना दुगुना है मतलब कि 18। और हम पूछा क्या गया है फर्श का क्षेत्रफल। फर्श जो होता है, कोई भी कमरा है, फर्श जो कैसा होता है आयताकार होता है। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल मतलब फर्श का क्षेत्रफल इस कमरे का 18 × 9 ये होता है 18 नहीं 172 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है ना, मीटर है तो मीटर वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। मेरे ख्याल सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही होगा पूरे पेपर में। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो 2:3:4 है। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? एक काम करते हैं, चलो x मान लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 4 और 3 7 और 2 9, 9x = 180। x = 180/9 मतलब कि हो गया ये 20। x = 20, तो सबसे बड़ा कोण मतलब कि ये 4x, तो 4x करेंगे हम, तो 4 × 20 मतलब कि 80। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। विपरीत सिर से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो त्रिभुज की भुजाएं, अब देखिए 5, 12, 13 है। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट्स होता है, और जहाँ ट्रिपलेट मिल गया मतलब ये एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये 13, ये 5 और ये 12। विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर, मतलब कि 13 मीटर ये है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर मतलब कि ये वर्टेक्स से अगर हम क्या करेंगे एक लंब डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन में कहा गया है ऐसा। तो डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात ये है कि अगर हमें तीनों भुजाओं के बारे में पता है तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला होता क्या है? √S S - A S - B S - C, ये होता है फॉर्मूला। अब ये S क्या है? तीनों भुजाओं का योग का आधा, मतलब कि S = A + B + C / 2। 13, 5, 18 और 12 30, 30/2 मतलब कि 15। अब निकाल लो 15 और 15 - A, एक उसी को भी मान सकते हैं अपन, 5 ले लो पहले तो, फिर 15 - B 13, फिर 15 - 12 √15। 15 में 5 गया तो 10, 15 में 13 गया तो 2, 15 में 12 गया तो 3, तो 3 दूनी 6, 15 छक्के 90 और 90 और ये हो गया 10 मतलब कि 900, और 900 का अंडर निकालेंगे तो 30। ठीक है, ये जो निकाले हमने क्या है? ये सब क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिखा था 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये कितना आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 30 आया है। क्लियर है? तो बस फॉर्मूले में रख दो 1/2। अच्छा, आधार कौन सा होगा? ये देखिए, ये भुजा है अभी हमारी आधार कहलाएगी, कि इस भुजा को आधार मानते हुए इस ऊंचाई की गणना की जा रही है। क्लियर है? आधार जिस पर लंब डाला गया है ये आपका आधार है, तो आधार है 13 और ऊंचाई क्या है? ये वाली दूरी। ठीक है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। बार कितना बराबर है 30, तो 30 दूनी 60, ये जाएगा उधर 60 और 13 नीचे आ जाएगा 60/13। तो जो P का मान है ये है 60/13। हमको निकालना क्या था? लंब की लंबाई, इसी को निकालना था। 60/13 ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। ये लो, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। मतलब हर एक आप मेंसुरेशन हो या ट्रायंगल वाला टॉपिक हो, सब में फॉर्मूले का बहुत अहम योगदान रहता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण मतलब इंस्क्राइब्ड, वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका ये सर्कल है, तो इसके अंदर बना हुआ एक मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, ये इसको आप मानेंगे कि ये एक सर्कल ही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 144 सेंटीमीटर इस वर्ग का क्षेत्रफल 144, वर्ग का क्षेत्रफल 144 मतलब कि ए स्क्वायर बराबर 144, ए स्क्वायर 144 मतलब ए बराबर 12, ए बराबर मतलब 12 मतलब ये 12 ये 12 ये 12 और ये 12। हम एक काम करते हैं, इसका विकर्ण निकाल लेते हैं वर्ग का। तो विकर्ण निकालेंगे तो क्या होता है, √2a ये होता है, इसका मतलब ये हो गया 12√2। अब ये 12√2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12√2 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 6√2, इसका आधा हो गया 6√2। और ये जो है एक्चुअल में क्या है, त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है 6√2। हमको निकालना क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है 6√2 इंटू 6√2 स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्के 36 और √2 का एक बार 2 आएगा, 36 दूनी 72 पाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर वर्ग है तब उसका आयतन क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने पहले बताया था जब मैं इस एग्जाम के पहले क्लासेस ले रहा था, तो मैंने कहा था मेंसुरेशन से फॉर्मूला याद करके जाओ, बिल्कुल उससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला बिल्कुल देखने मिलेगा। और वैसा हुआ भी है, चाहे मैं ये वाला लूँ या अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ घनाभ का, फिर बेलन वाला क्वेश्चन भी है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, जो कि कितना दिया है 1176। तो a स्क्वायर बराबर 1176 डिवाइड बाय 6, 6 कम 6 5 6 निया 54, फिर 3 6 छक्के 36। a स्क्वायर बराबर 196 है, तो a बराबर कितना जाएगा 14, ठीक है ना। स्क्वायर और क्यूब 20 तक याद होना ही चाहिए, स्क्वायर तो 30 तक याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, ठीक है, a क्यूब इसका आयतन है। तो 14 का क्यूब क्या होता है 2744। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने फटाफट क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दो तो पेपर ठीक ठाक था, अच्छा था। हाँ, अगला क्वेश्चन जैसे कि मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जिसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है तो दूसरा क्वेश्चन कर लो, वो भी एक ही नंबर देगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम पेपर में अच्छी तैयारी करके गए हैं तो ये क्वेश्चन भी हमसे बनना चाहिए। कैसे, देखिए चतुर्भुज। अब चतुर्भुज तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है या रोम्बस है या क्या है, वर्ग है, आयत है, तो हम कोई भी ऐसा एक चतुर्भुज ऐसा बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी एक अपने हिसाब से। अभी तो आयत बन गया, कुछ भी ऐसा, ये फिर ऐसा, फिर ये, इस प्रकार से, ठीक है। चतुर्भुज हमने रैंडम बना लिए। ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD। AB 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। BC 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। CD 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर। और DA 7 सेंटीमीटर। BD 9 मतलब कि ये हो गया 9 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम नहीं करते, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगर ये एक विकर्ण दे दिया गया है तो क्वेश्चन में साफ साफ इंडिकेट किया जा रहा है कि क्वेश्चन को 2 पार्ट में बनाओ आप लोग, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज। अगर मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो बन तो गया पूरा चतुर्भुज, आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए, तो मैं काम करता हूँ, पहले ये वाला त्रिभुज लेता हूँ। 7, 6 और 9 त्रिभुज की भुजाओं के बारे में अगर बताया गया है और हमें क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता क्या है फॉर्मूला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट बताया है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है। अब S क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2, ये क्या होता है S। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, ठीक है ना। 7 और 13, 13 और 9 22, 22 का आधा क्या होगा 11। तो पहले में तो 11 आ गया, तो 11 और 11 माइनस 7, एक बार 7 को माइनस करो, एक बार 6 को माइनस करो और एक बार 9 को माइनस करो, तो ये हो जाएगा 11
11 में 7 किया 4, 11 में 6 किया तो 5 और ये 2, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 चौके 40, तो ये हो गया 440, ठीक है। अब ये 440 तो है, तो इसको मैं काम करता हूँ, अंडर रूट में है, इसको मैं लिखता हूँ 4 × 110। अब देखो 4 का तो मैं निकाल सकता हूँ, 110 का निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। 110 को निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। और क्वेश्चन में ऐसा तो दिया भी नहीं है, ऐसा पॉइंट में दिया है, तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ता है ऐसे जगह। देखो मुझे 110 का वर्गमूल याद नहीं है, मैं साफ एडमिट करता हूँ, मुझे 110 का वर्गमूल याद नहीं है, और कोई भी बच्चा पेपर देने जाता है तो 110 का वर्गमूल याद करके नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि 100 का वर्गमूल 10 होता है और 121 का जो वर्गमूल होता है वो 11 होता है। क्लियर है? 110 कहीं ना कहीं 100 और 121 के जस्ट लगभग बीच में है, लगभग बीच में है, तो मैं मान लेता हूं कि लगभग 10.5 के आसपास होना चाहिए इसका वर्गमूल, लगभग बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। 100 और 121 मतलब कि लगभग 21 का आधा कर दूंगा तो 11 नहीं 10.5 के आसपास आएगा, तो मैं एक एज्यूम करके चलता हूं कि इसका 10.5 के आसपास आना चाहिए। आंसर भी मैं लगभग में ले सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस तो दिया है इतना पर्याप्त, तो मैं इसको मान के चलता हूं कि 10.5 के आसपास होगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 दूनी 20 21, इसका आ गया 21 लगभग। चलो यहां लिख भी देता हूं लगभग। अगला काम करना है इस वाले त्रिभुज के लिए, तो कर लेते हैं। क्या करना है? सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, तो इसका एस कितना निकलेगा? 15 और 9 24, 12 36, 36 का आधा 18, तो इसका एस कितना आ गया? 18। कैसे निकाले हमने? 9 12 और 15, 9 12 और 15 को जोड़ करके आधा कर दिए, तो ये 12 और 21 15 36 का डिवाइड बाय 2 मतलब कि 18। तो ये जो 18 है ये एस है, 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15, ये हो गया। अब ये 18, 18 में 9 गया 9, 18 में 12 गया 6, 18 में 15 गया 3, 6 3 18, ठीक है, 6 3 18 और ये इंटू 18, और ये दिया है पहले से 9, अंडर रूट लेना है तो ये 18 बाहर आ जाएगा और 9 का होता है 3, 18 3 54, ठीक है, ये देखो 54 आ गया। तो इस वाले का क्षेत्रफल आ गया 54, इस वाले का आया था 21, 54 और 21 को ऐड कर दो, कितना जाएगा? 55 और 20 75, लगभग 75, तो 75 लगभग आ रहा है हमारा आंसर। 75 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर डी 74.9 है, इसका मतलब बिल्कुल बोल सकता हूँ कि ये 75 के करीब है, ठीक है ना। ये लो, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कमेंट करके बताइएगा, जो बता रहा हूँ तरीके बता रहा हूँ कैसे लग रहे हैं। अगर अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि जो वीडियो बना है सटीक उत्तर बिल्कुल कैसा रहना चाहिए, किसी भी सॉल्यूशन को किस प्रकार से अटैम्प्ट, पेपर को में क्वेश्चन को किस प्रकार से अटैम्प्ट करना चाहिए, और जो आंसर की जो मॉडल आंसर बोलो चाहे इसका सॉल्यूशन बोलो कितना सटीक तरीके से दिया जा रहा है, इसको बताइएगा, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के जो ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, जो कुछ आपने अगर नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि आने वाली परीक्षाओं में मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करना है, अभी वाली परीक्षाओं में अच्छे से मैथ्स में अटैम्प्ट नहीं हो रहे क्वेश्चन, हम फंस जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, या वहाँ जाकर के कहीं ना कहीं हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को देख कर, बिल्कुल कोर्स खरीदिए। कोर्स खरीदने से संबंधित कोई भी समस्या है तो इस पर कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप √2 + 1 है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है, परिमाप √2 + 1 है, सबकी भुजा का योग √2 + 1 है। विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो मैं मान लेता हूँ ये एक भुजा A है, दूसरी भुजा भी A है, ठीक है। इसके बारे में मुझे अब नहीं पता तो मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, परिमाप दिया गया है। अब इन सबको मैं ऐड करता हूँ, A, अच्छा एक बात तो और है, अगर मान लो ये A है ये A है तो मैं पाइथागोरस लगा करके मैं कर्ण निकाल सकता हूँ, x मानने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे सीधे पाइथागोरस लगाता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर अगर मैं निकालूं तो a² + a² √2a² a√2, तो ये वाला तो ऐसे ही निकल गया a√2, और हमको परिमाप दिया है, इसका मतलब इन सभी भुजाओं का योग दिया है, तो a + a 2a + √2a, ये हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ से काम करता हूँ, √2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो √2 बचेगा यहाँ से, ठीक है, और a भी बचेगा, और यहाँ से तो
ए भी कॉमन निकाल सकता है तो ए भी निकालो, ए को क्यों छोड़ रहे हैं अपन अंदर, और यहाँ 1 बचेगा। √2 + 1 पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इससे ये कटा, तो √2a = 1, तो a = हो गया 1/√2, a = हो गया 1/√2। विकर्ण हमको दिया गया है a√2, यही है आपका विकर्ण a√2। a का मान हमने तुरंत निकाला 1/√2, तो a का मान हम रख देते हैं 1/√2, और ये √2 पहले से कैंसिल गया, 1 आएगा इतना कुछ करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत के क्या है क्वेश्चन, एक आयत के कर्ण उसकी एक वजह से 2 गुना है। तो कुछ ऐसा है, आयत का जो विकर्ण है, कर्ण है, उसकी एक भुजा से 2 गुना है। मान लो भुजा ए है, तो ये जो विकर्ण है डायगोनल है, ये क्या हो जाएगा, दुगुना, मतलब 2a हो जाएगा। तो हम आधार तो निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस, पूरे पाइथागोरस से बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिले इस परीक्षा में। अब देखो 2a का होल स्क्वायर, लंब मतलब कि a², और इसको कुछ मान लेते हैं x², 4a² माइनस a² इधर जाएगा तो, और ये x², तो 3a² बराबर x², मतलब कि अंडर रूट लूँगा तो x बराबर √3 और a, तो ये आ गया √3 × a। क्या बताना था, आयत की भुजाओं का अनुपात, तो भुजा तो है, एक तो a भुजा है और दूसरी है √3a, तो a से a गया 1:√3। सिंपल सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्या होता है फॉर्मूला, 2πr r + h, ये होता है। आधार का व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, तो 2π का मान 22/7 और त्रिज्या हो गई 7, और ऊंचाई कितनी है 12। बस फॉर्मूला याद करके जाओ, ऐसे बनता है तुरंत। 2 × 22, 12 × 7 19, 19 दूनी 38 और 22 है, इसका मतलब मैं ऐसा लिख लेता हूँ 38 दूनी 76 × 11। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहला अंक पहले लिखो, अंतिम अंक बाद में लिखो। 7 और 6 13, 13 का 3, हासिल आई 1 जो हासिल आया है सबसे पहले वाले अंक में जोड़ दो, 836। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसा लगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ नहीं था। समांतर माध्य ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सांख्यिकी से आपको दिया है। एक्चुअल में अंक प्रतिशत जो है वर्ग अंतराल है, आपको निकालना पड़ेगा पहले इसका मध्यमान। तो 0 से 20, तो 0 से 20 जो है इसका मैं अगर मैं मध्यमान निकालता हूँ 0 से 20 / 2, मतलब कि क्या आएगा 10। उसके बाद निकालूंगा 20 से 40 / 2, इसका मतलब 60 का आधा 30। तो आप देख सकते हैं 40 से 60, 40 से 60, इसका मध्यमान निकालूंगा 40 60 100 मतलब 50, मतलब कि 10 30 50, अगला 70 ही आएगा, ठीक है। 80 से 100 के बीच 180, 60 से 80, 60 से 80 / 2, तो क्या आएगा 70 ही आएगा। करके देख लेते हैं, वैसे तो वही आना है, ठीक है ना। उसके बाद 80 से 100, वैसे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए 100 180 / 12 मतलब 90। तो ये जो आया है ये क्या है, मध्यमान आया है। और विद्यार्थियों की संख्या ये है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो f और ये जो है हमारा मध्यमान ले लिया हमने, x मान लिया, ठीक है ना। यह है फ्रीक्वेंसी बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या 2 12 13 15 8। हमें समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है, समेशन ऑफ fx / समेशन ऑफ f, ये निकालना होता है। समेशन कहने का मतलब योग। अब समेशन ऑफ fx निकालने के लिए हमको fx निकालना पड़ेगा, तो एक और बनाओ टेबल, एक और कॉलम बनाओ समेशन ऑफ fx का। पहले तो fx निकालो, f × x, 10 दूनी 20, 12 तिया 36, ठीक है, और एक 0, 13 पंचे 65, 1 0, 15 सत्ते 105, 1 0, 9 8 72 और 1 0। चलो ऐड करो, 0 0 0, सब में लास्ट में 0 ही आएगा। 5 और 2 7, 5 12 और 6 18 और 2 20 का 0, हासिल आई 2, 7 और 2 9,
9 6 15, 15 3 18, 18 की 8, हासिल आई 1 और ये आ गया 2, तो 2800 आ गया समेसन ऑफ एफ एक्स। समेसन ऑफ एफ देख लो, समेसन ऑफ एफ मतलब कि आ गया आपका ये 12 और 2 14, 14 और 13 27, 27 और 15 42, 42 और 8 50, समेसन ऑफ एफ इक्वल टू 50, ये आ गया 50। 0 से 0 गया, 5 पंचे 25, 3 5 छक्के 30, 56 जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये तो डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो देखना है जर्मनी से 25% अधिक है, किस देश की जनसंख्या जर्मनी से 25% अधिक है। जर्मनी की जनसंख्या कितनी है? 16 है, इससे 25% अधिक, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अधिक बोल रहा है मतलब कि इसका 5/4 ले लो, 5/4 ले लो, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 देख लो किस देश की जनसंख्या दर है? इंग्लैंड की है, तो इंग्लैंड मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न पाई चार्ट में यदि कुल अंक 720 है तो गणित में प्राप्त अंक क्या है? देखिए, एक जो पाई चार्ट होता है वो टोटल 360 डिग्री का एक सर्कल, ठीक है ना, ये इक्वल है 720 अंक के, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 720 डिवाइड बाय 360 मतलब कि 2 अंक। 1 डिग्री मतलब 2 अंक। गणित में कितना डिग्री है? देखो 96 डिग्री है, हमको अंक में बताना है, तो 96 इंटू 2, 6 दूनी 12 मतलब कि 4 दूनी 8, 200 में 8 गया 192। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब कि औसत ही होता है, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1 डिवाइड बाय 2। एवरेज वाले टॉपिक में या नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में मैंने कई बार इस बात को बताया है कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सीधे 50-100 वाले तो बिल्कुल पेपर में मिल ही जाएंगे, ठीक है। कई सारे टेस्ट सीरीज मैंने क्वेश्चन को दिया होगा। n+1 डिवाइड बाय 2, तो 50 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 51/2 मतलब कि 25.5। ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन, निम्न पाई चार्ट में उम्र 25 से 34 एवं उम्र 35 से 44 की व्यक्तिगत आय का अनुपात। तो देखो यहाँ पर 100% बराबर 2499.4, इसका मतलब ही नहीं है कुछ। 25 से 34 24%, इसका रेशियो ले लो किससे? 35% का ही मतलब नहीं, वो कट ही जाएगा नीचे जा करके। तो 24% डिवाइड बाय 35 से 44 मतलब कि 20%, तो परसेंट से परसेंट कट ही जाता। 4 पंचे 4 छक्के 24, 6 रेशियो 5। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन थे, हाँ ये छूट गया था ये वाला पेज, चलिए इसको देखते हैं। 9 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 27n डिवाइड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, 2 का क्यूब मतलब 1/27। अब निकालना है हमें m-n। अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं इसको एक काम करता हूँ, 3 का स्क्वायर कर देता हूँ तो ये 2n हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 का वर्ग तो ये 3 का n इंटू 3 का। एक काम करता हूँ, देखो आधार समान है, क्या हो जाएंगे? घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो 2n + 2 + n ऐसा कर लो एक साथ, ठीक है। और ये माइनस अलग से। अच्छा ये 27 है तो इसको मैं काम करता हूँ, 3 की पावर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये ऐसा हो जाएगा और n लगा हुआ है, ठीक है। डिवाइड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 3। अच्छा सबसे पहली बात 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 को मैं काम करता हूँ इधर ले जा लेता हूँ, इधर रखने से मतलब नहीं है, ये साफ साफ 8/27 ये ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। 2n + 2 मतलब 3n + 2 हो जाएगा, 3n + 2 माइनस एक और स्टेप लंबा हो जाएगा फालतू में, तो उसको मैं यहीं पर कर देता हूँ 3n + 2, ठीक है। अब ये 3n + 2 एक बार इधर सेपरेट कर दो, 3 की पावर 3m, एक बार इधर सेपरेट कर दो 3n डिवाइड बाय 3 की पावर
3m और ये हो जाएगा 8/27। चलिए अब यहाँ देखो, अगर डिवाइड में होता है तो घाते आपस में माइनस हो जाती है, तो 3 की पावर 3n + 2 माइनस 3m, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर 3n - 3m और ये बराबर है 8/27। 3n - 3m, 3 की पावर 3n - 3m, ठीक है, +2 -3n - 3m। तो इसको एक काम करता हूँ मैं, +2 जो है इसको अलग करके लिख लेता हूँ इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, एक ही मतलब होता है। और यहाँ पर 8/27, 3 की पावर 3n - 3m, इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। 3 की पावर 3n - 3m कॉमन निकालूंगा तो 3 का वर्ग -1 बचेगा, 8/27। क्लियर है। अब देखो यहाँ से 3 की पावर हमको m - n चाहिए, तो एक काम करता हूँ -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा अंदर, m - n बचेगा। क्लियर है। और यहाँ पर 3 की पावर 3 का स्क्वायर है, मतलब कि 9 - 1 8/27। 9 - 1 सीधे करो 8, ठीक है। और 3 की पावर जो है -3 है, इसको मैं सीधे 1/3 का क्यूब कर सकता हूँ, ठीक है। 1/3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, तो ये 27 हो गया। 8 से 8 गया, 27 से 27 गया, m - n कुछ नहीं बचा, लास्ट में 1 बचा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा A। इतना कुछ करने के बाद जो हमारा आंसर आया है 1 आया है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। टफ नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आराम से, थोड़ा मन को शांत करके आराम से सॉल्व करते एक बार में सॉल्व होता है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हॉस्टल वार्डन, उसके लिए टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है हमारे ऐप में, भूपेन मिश्रा ऐप में, उसको परचेस कीजिए। मैथ्स के बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कंप्यूटर हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में वही क्वालिफाई होगा, वही अच्छे से मार्क्स लाएगा, अच्छा रैंक आएगा उसी स्टूडेंट का जिसका कंप्यूटर अच्छा बने। 30 में से 20 लगभग सबका बनेगा, लेकिन जो बाकी बच गए 10 क्वेश्चन, उसमें जिसने खेल गया वो आगे निकल गया। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन दिया है मैंने हॉस्टल वार्डन के टेस्ट सीरीज में, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसको एक बार जाकर देखिए। फ्री वाला तो कम से कम देखना ही है सभी को। अगला 2 + 7x + 7x² + 2x³ डिवाइड बाय 1 + 2x। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, इसे क्या करना पड़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि आप पहले तो लेंगे वेरिएबल वाला, फिर अचर, मतलब पहले लेंगे हम चर, मतलब कि x y जो रहता है इसको बोलते हैं। तो अच्छे से जमाओ पहले, 2x³ + 7x² + 7x + 1, इसको डिवाइड करना है 1 + 2x से, मतलब कि 2x + 1 से। चलो डिवाइड करते हैं। 2x या 2x³, मतलब क्या लेना पड़ेगा हमें, 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ प्राप्त हो, x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आएगा और यहाँ पर 2x³ आ जाएगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, x² का 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो x² × 1 बराबर प्लस कितना जाएगा, ये x² × 1 x²। अब यहाँ माइनस करना होता है तो कट जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये 6x² आएगा + 7x, ठीक है। अब फिर से काम, 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6x² आए, 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6x² आए, सबसे सिंपल 6x² डिवाइड बाय 2x करके देख लो, 2 3 और ये x मतलब कि 3x, तो 2x में मैं 3x मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x² आएगा, तो 3x। अब 3x का मल्टीप्लाई 1 में 3x ही आएगा, ठीक है। 3 2 6 आएगा ना यार। अब ये माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 4x, 1 बचा हुआ है। अब 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4x आए, तो 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 4x, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, अच्छा ऊपर इसमें 2 था कि 1 था, अच्छा क्वेश्चन में 2 था ना, हाँ तभी तो ये 2 है, तो 2 1 = 2 कैंसल आउट, तो x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। टू का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 20 का स्क्वायर। देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, ये 2 का स्क्वायर है, 4 को ऐसा लिखता हूँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको लिखता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार ये जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये 1 2 जो 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको ये सीरीज चालू नज़र आ रही है। ये तो एक्चुअल में प्राकृत संख्याओं के वर्गों का क्या हो गया, योग हो गया। इसके बारे में तो हम जानते हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये क्या होता है, x प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 6 ये होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 1 2 3 4 बस नहीं है, साथ में 2 भी है जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 भी सीरीज में शामिल है। तो यहाँ पर 2n का वर्ग आएगा, तो ये हो जाएगा 4n का वर्ग। n वर्ग का तो मैंने लिख दिया, लेकिन 4 क्या करना पड़ेगा, बस सामने में मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, ठीक है। बात समझ में आई, 2 तो सब में था, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तो पता था, फॉर्मूला x इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये तो हमको पता था। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि 1 2 3 4 10 तक गया है, हमारे क्वेश्चन भी 2 भी है जो साथ में गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का जो स्क्वायर है उसको भी हमें हमारे कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा। तो ये n का स्क्वायर जो हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग लेके चल रहे थे, वहाँ पर 2n का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उसी फॉर्मूले में सामने 4 लगा दीजिए। आपका नया फॉर्मूला बोलूँ या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड फॉर्मूला बोलूँ, ये बनकर आपका तैयार होगा। और यहाँ पर अंतिम पद 20 ना होकर कितना होगा, 10 होगा। क्लियर है, चलिए सॉल्व कर दो। 4x, तो x बराबर यहाँ 10 होगा, और 10 प्लस 1 मतलब 11, और 10 दूनी 20 प्लस 1 मतलब कि 21 डिवाइड बाय 6। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 3 सत्ते 21, 10 दूनी 20, 20 सत्ते कितना जाता है 140 और इंटू 11, ठीक है ना। अब देखो 14 140 और 14 154, ठीक है, और ये 0 लगा है 1540। जिन्होंने 1540 लगाया है, ऑप्शन नंबर डी लगाया है, एकदम सही आंसर उन्होंने किया है। इस क्वेश्चन का आंसर 1540 ही आएगा। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतने में हो जाना चाहिए, चलो इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2x प्लस 3y बराबर 8 है, xy बराबर 2 है, तो ये 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, इसका मान निकालना है। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2x प्लस 3y इसका होल क्यूब बराबर 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, 3 इंटू 2x इंटू 3y, 2x प्लस 3y, ये होता है। 2x प्लस 3y 8 का होल क्यूब, 8 का क्यूब, 2x का होल क्यूब 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, 3 2 6 3 अच्छा ये हो जाएगा आपका 3 6 18 हो गया ये। और ये xy का जो मान है 2 दिया है, 2 दिया है। 2x प्लस 3y इसका मान 8 दिया है, ये देखो 8 दिया है। बस सॉल्व कर लेना, 8 ये होता है 512, ठीक है। और माइनस ये पूरा का पूरा इधर चलेगा, माइनस ये कितना आ रहा है वैसे, 18 दूनी 36, 36 अट्ठे तो 36 गुणित 8, 8 43 का 8 चला 4, 8 3 24 28, 288 यही आ जाएगा मान जो भी। 12 में 8 गया तो 4, ठीक है। तो ये 10 में 8 गया तो ये कितना 2, और यहाँ से आएगा आपका 4 में 2 गया तो मतलब कि 224 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याएं एक संख्या की क्रमशः 20% और 50% हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट होगी।
दो संख्या, एक संख्या की क्रमशः 20% 50%। एक काम करते हैं, एक संख्या मान लो 100 है, ठीक है। एक संख्या की क्रमशः 20% और 50%। इसकी 20% मतलब 20 और एक 50%, इसकी 50% मतलब कि 50। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? ये लो, कितनी देख लो कितनी प्रतिशत है। 50 दूनी 20 दूनी 40% है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, तो हमको x रेशियो z पता करना है। देखो इसका मतलब क्या होता है, x अनुपात y ये है बराबर और ये y अनुपात z, तो x इंटू जेड कर लेते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, x इंटू जेड वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं z का मान निकालूँ तो y स्क्वायर अपॉन x ये निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे x का अनुपात z से बताना है। तो x का अनुपात z से बताना है मतलब कि x रेशियो z ये निकालना है। अब x तो x रहने दो, z का मान ये रख लो y स्क्वायर अपॉन x, y स्क्वायर अपॉन x चले आएगा ऊपर, तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बचा है? हाँ, एक क्वेश्चन और है, प्रथम n पदों का योग, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 हमको निकालना है n पदों का योग। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस 1/2 आएगा, 1/2 बिल्कुल आएगा। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 1 माइनस 1/4, 4 में 1 गया 3/4 बिल्कुल आएगा। इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/8, बिल्कुल 8 में 1 गया 7/8। सेम टू सेम आगे 1 माइनस 1/16। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब और अच्छे तरीके से 1 सबका प्रकार देखो, प्लस है माइनस है, इनटू वाला तो कोई खेल नहीं है, सब में प्लस माइनस है, तो 1 + 1 + 1, लेकिन ये सीरीज चालू रहेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस, ठीक है ना। माइनस करने के बाद मैं ऐसा कर सकता हूँ कि माइनस निकाल दिया, अगर मैंने सभी में -1/2 -1/4 माइनस को कॉमन लूँगा तो ये +1/4 +1/6 +1/8, ठीक है ना। इस प्रकार से मुझे प्राप्त होगा 2 4 8, फिर ये 16, 2 4 8, ठीक है, और ये 16। तो हमको यहाँ पर n पदों का योग निकालना है, जहाँ पर 1 1 1 1, इसके n पदों का योग तो n आएगा, ये तो हो गया, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसके n पदों का योग n। अब बात आती है यहाँ पर, तो ये हमको नज़र आ रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी है, GP है, ठीक है, जिसमें पहला पद है 1/2, पहला पद है 1/2, और r कितना है, तो r कैसे निकालेंगे, 1/4 डिवाइड बाय 1/2, मतलब 1/4 इंटू 2/1, मतलब कि हो जाएगा 1/2, r बराबर 1/2। होता क्या है, n पदों का जो योग होता है गुणोत्तर श्रेणी में, तो a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, ये होता है। अब a जो है यहाँ पर प्रथम पद 1/2 है, और 1 माइनस r बराबर भी 1/2 है, ये हो गया n डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। 1 में से आधा गया तो आधा बचा, मतलब कि इसको सीधे काट के मैं 1/2 कर देता हूँ। अभी देखो 1/2 1/2 कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या मिला, 1 माइनस, अच्छा 1/2 है तो इसको मैं 2 की पावर -1 कर सकता हूँ, और यहाँ लिखा है n, इसका मतलब 1 माइनस 2 की पावर -n, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ था, यहाँ माइनस लगा दिया, और माइनस जो आया है आपका n पदों का योग,
इतने का, वो मैंने लिख दिया। तो ये हो गया n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस n। कौन सा ऑप्शन है ये? 2 की पावर माइनस n प्लस n माइनस 2 की पावर माइनस n प्लस n माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है ना। कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि जो मैंने आंसर बताया है इसमें आपका आंसर कुछ और आया है और वो होना चाहिए था, उसको भी बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रहा मेरे तरफ से सबसे सटीक एक आंसर की क्या होना चाहिए मैथ्स की। मॉडल आंसर में लगभग ऐसा ही आना चाहिए, ये उम्मीद है। और हाँ, क्वेश्चन जो विलोपित क्वेश्चन की संख्या है जो मेरे मैथ से क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मुझे केवल एक लगा है, ठीक है ना। वो सम चतुर्भुज वाला जो था क्वेश्चन, ठीक है, वो 600√7 आंसर आना चाहिए था, उसका ऑप्शन में नहीं था। उसके अलावा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें कोई विलोपित होने वाली कोई संभावना भी है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा कि क्या आपके हिसाब से कुछ और आंसर आ रहा है तो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम होता है छत्तीसगढ़ में व्यापम में, तो मैं हर एग्ज़ाम का सॉल्यूशन आपके लेके आता हूं, तो ज़रूर इस बात के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हॉस्टल वार्डन की जो क्लासेस है वो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।